अब्रम की बात सुनकर नियति अपना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। अब्रम ने उसकी तरफ भौहें सिकुड़ कर देखा और उसे देखते हुए मन में बोला, ये सही तो कह रही है, ये जब से यहाँ आए हैं मैंने इसे 2 ही जोड़ी कपड़ों में देखा है। खुद से बात कर उसने नियति से कहा, तुम जब तक शॉवल हो तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर भी नियति वही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था अब्रम क्या बात कर रहा है। शॉव ये शब्द उसने पहली बार सुना था। उसे इस शब्द का मतलब नहीं पता था। उसे अभी भी वही खड़े देखकर अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, टर्टल तुम क्यों मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो? आई हैव नो इनफ टाइम, तो जाओ जाकर जल्दी से नहाओ, मोम आती होगी। ये सुनकर नियति जल्दी से वॉशरूम में भाग गई और अंदर से डोर लॉक करके उससे टिक कर बोली, ओह तो शॉवर का मतलब नहाना होता है। नियति तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती? अगर तुम्हें इंग्लिश आती होती तो समर्थ तुमसे कभी टूर नहीं जाता। ये बोलते हुए उसे पुरानी बात याद आने लगी, पर तभी पुरानी बातों के बीच उसे अब्रम की दी हुई वार्निंग भी याद आई और वो जल्दी से अपना सिर झटक कर बाथरूम में अंदर तक आ गई। उसने जैसे ही अंदर के एडवांस सिस्टम को देखा वो सोच में पड़ गई। नियति ने बाथरूम के एडवांस सिस्टम को देखते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये सब क्या है? इनमें से पानी किसमें से निकलेगा? आस्था के घर में नॉर्मली हॉट टैप वाला सिस्टम था और बीस्ट विला में सब अलग था। जिस कमरे में अब्रम ने नियति को पहले रखा था उसके बाथरूम में भी एडवांस फिक्टर नहीं थे। वो कौन सा बटन प्रेस करें, किस टैप को ऑन करें? इसी कंफ्यूजन में नियति ने आगे बढ़कर उसे जो भी समझ आ रहा था उसने अपनी समझ से एक एक कर सभी टैप को इधर उधर घुमाकर ऑन कर दिया। टैप के ऑन होते ही उसके ऊपर पानी की बरसात होने लगी। हर तरफ से पानी गिर रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से 2-3 टैप को बंद कर दिया। फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए कमर पर हाथ रखकर बोली, ये शहरी लोग और उनकी गंदी आदतें। गांव में तो लोग 2 बाल्टी पानी से नहा भी लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं, पर यहाँ के लोग कितना सारा पानी बर्बाद करते हैं। गंगा मैया इन सब से रुष्ट हो जाएंगी और जब गंगा मैया का प्रकोप इन पर पड़ेगा ना तब उन्हें उनकी नानी याद आएगी। उद्धरण चिन्ह। नियति ने जैसे तैसे शॉवर लिया और एक हाथ से अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई, अब बाहर कैसे जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। नियति मुंह बनाकर चारों तरफ देखने लगी, तभी उसकी नजर हैंकर में टंगे बाथरोब पर गई। उसने बाथरोब पी लिया और उसे देखते हुए बोली, ये क्या है? वो जानवर क्या नहाने के बाद यही पहनता है? उद्धरण चिन्ह। वो अभी खुद से बात कर ही रही थी तभी बाथरूम के दरवाजे पर अब्रम ने नॉक करते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े बेड पर रखे हैं, चेंज कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही नियति खुश हो गई। उसने बाथरोब पहना और बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर रूम में देखा। अब्रम पूरे रूम में कहीं नहीं था। ये देखकर उसने खुद से कहा, लगता है जानवर चला गया। इससे पहले वो वापस आ जाए। नियति तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। वो बाथरूम से बाहर आए और बेड पर रखे कैरी बैग से कपड़े निकाल कर देखने लगी। वहीं अब्रम हॉल में सोफे पर बैठा था। उसके सामने घर के सभी सर्वेंट थे। आस्था, शीला, स्नेहा सभी थे। उन्हें देखते हुए अब्रम ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, वो कौन है जिसने शादी की न्यूज मीडिया में दी? ये सुनकर सभी चौंक गए। अब्रम की नजरें बारीकी से सभी को देख रही थी। तभी उसने आगे कहा, खुद से सामने आ जाओ तो सजा शायद थोड़ी कम हो जाए, पर अगर मैंने उसे ढूंढा तो सीधा मौत मिलेगी। ये सुनकर सभी के रीढ़ को हड्डी तक कांप गई। अब्रम ने टाइगर की तरफ देख उसे आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने भी सिर हिला दिया। अब्रम उठकर चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर ने सबको समझाया, कोई भी वसुंधरा के सामने अब्रम की शादी का सच नहीं बोलेगा। सबने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और अपने अपने काम में लग गए। शीला के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वही जब अब्रम वापस अपने रूम में गया तो उसने बिना नॉक किए ही डोर ओपन कर दिया। अचानक दरवाजा खुलने से नियति जो मिरर के सामने खड़ी साड़ी पहन रही थी, वो आवाज सुनकर अचानक ही पीछे मुड़ी। अब्रम को सामने देखकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े साड़ी के पल्लू को पहन लिया। वही कुछ सेकंड तक अब्रम भी उसे देखता रहा, पर जल्दी ही उसने अपनी नजरें फेरते हुए नियति उसे घूरते हुए मन में बोली, बदतमीज कहो तो इस जानवर को बुरा लग जाता है, पर हरकतें तो बदतमीजी वाली ही हैं। ये बात इन्हें समझ क्यों नहीं आती? नियति बोलते हुए अब्रम को घूर रही थी। वहीं अब्रम को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉच उठाए और उसे पहनते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर आओ। अपनी बात कहते हुए वो रूम से चला गया। वहीं नियति उसे जाते हुए देखकर बोली, ये ऐसे हैं तो पता नहीं इनकी माँ कैसी होगी। विला के बाहर वही पॉश कार आकर रुकी जिसमें वसुंधरा बैठी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वसुंधरा कार से निकलकर अंदर जाने लगी। अब्रम के हॉल में आने की टाइमिंग और वसुंधरा के पहुंचने की टाइमिंग एक ही थी। जैसे ही वसुंधरा ने अपने सामने खड़े अब्रम को देखा तो वो तेज कदमों से उसके पास गई और उसके चेहरे और कंधे को टटोलत हुए चिंता भरी आवाज में बोली, अब्रम मेरे बच्चे, ये किसने किया? कौन था वो जिसने ब्लास्ट किया? मेरे बच्चे तू ठीक तो है ना? अब्रम ने उसके हाथों को पकड़ नीचे करते हुए कहा, मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा फिर से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तू ठीक है? ये तू बोल भी कैसे सकता है? तेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है और खुद को ठीक बोल रहा है। बता मुझे उसका नाम जिसने तुझ पर हमला किया, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला, मॉम प्लीज काम डाउन, वो एक छोटा सा इंसिडेंट था ना, आई एम फाइन। पर अब तो नेक्स्ट मंथ आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वसुंधरा चिंता भरी आवाज में फिर बोली, तेरे साथ हुए हादसे की खबर सुनकर मैं कैसे न आती। जैसे ही मुझे पता चला तेरे साथ हादसा हुआ है, मेरा दिल तुझे देखने के लिए तड़प उठा बेटा, और मैं तुझे देखने के लिए भागी भागी चली आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माया जस्ट वसुंधरा के पीछे खड़ी थी। शीला भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी सब देख सुन रही थी। तभी अब्रम से बातें करते हुए वसुंधरा की नजर उसके पीछे से चली आ रही नियति पर गई और वो नियति को देखकर अब्रम से बोली, ये लड़की, इसका मतलब न्यूज़ फेक नहीं है, तूने सच में शादी कर ली? वसुंधरा की आंखों में हैरानी के भाव थे। वही शीला ये सुनकर खुद से बोली, अब आएगा मजा, जब इस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जाएगा। अब्रम ने वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। ये कहकर उसने गर्दन घुमाकर नियति को अपने पास आने का इशारा किया, तो वो बिना कुछ कहे उसके पास चली गई। फिर अब्रम ने उसे वसुंधरा से मिलवाया तो वो नियति को देखते हुए मन में बोली, वाकई खूबसूरती किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है। तू कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, पर तूने तो कमाल कर दिया, पत्थर को पिघलाने की हिम्मत की है ने। फिर वसुंधरा ने अपने ख्यालों से बाहर आकर नियति के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत। देखो मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? नियति ने एक नजर अब्रम को देखा तो वो उसे ही घूर रहा था और अपनी आंखों से ही वार्निंग दे रहा था, अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा कहा तो टर्टल याद रखना, सजा मिलेगी। नियति उसकी नजरों की धमकी को समझ रही थी। फिर उसने जल्दी से नजरें फेरी और वसुंधरा की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी अब्रम ने वसुंधरा का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मॉम आप बताइए, क्या आप खुश है? वसुंधरा ने प्यार से अब्रम के गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, पुरानी बातों को भूलकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो मैं खुश कैसे नहीं होंगी? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये सुनते ही शीला चौंक उठी और मन में बोली, ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। मुझे तो लगा था मेम साहब आते ही शशिकला बन जाएगी और खूब ड्रामा करेगी, पर ये तो निरूपा रॉय बनकर प्यार लूटा रही है। ये सब देखकर शीला ने मुंह बना लिया और बेमन से सभी को देखने लगी। वही माया भी नियति को देखते हुए मन में बोली, तुम तो बहुत चालाक निकली। समुद्र में इतनी सारी मछलियां थी पर तुमने तो सीधा शार्क पर हमला किया और उसे अपना बना लिया। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। वही अब्रम से बात कर वसुंधरा नियति के पास गई और उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी सूरत तो मैंने देख ली, अब जरा अपने हाथों का स्वाद भी चखा दो। देखिए तो जरा तुम्हारे अंदर और कितने गुण हैं। सिर्फ खूबसूरत हो या हाथों में जादू भी है। फिर होठों पर फीकी मुस्कान सजाए वसुंधरा आगे बोली, नई बहू हूँ, रसोई की रस्म नहीं करोगी? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तो वसुंधरा आगे बोली, तो जाओ किचन में जाकर हम सबके लिए खाना बनाओ, आज हम सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। नियति ने इस बार भी कुछ ना कहते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वसुंधरा ने शीला को आवाज देते हुए कहा, शीला। उसकी आवाज देते ही शीला जो वहीं खड़ी थी, वो फौरन ही उसके पास चली गई। जी मेम साहब,
वसुंधरा बोली, नियति को किचन में ले जाओ, आज हम सबका खाना नियति बनाएगी। शीला उसकी बात पर सिर हिलाते हुए नियति को अपने साथ किचन में ले गई। उनके जाने के बाद वसुंधरा ने अब्रम की तरफ देख कहा, अब तूने शादी कर ही ली है तो उसे खुश रखना। अब्रम ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और वसुंधरा से बोला, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं नाइट में आपसे बात करता हूँ। अपनी बात कहकर वो जाने लगा तो वसुंधरा उसे रोकते हुए बोली, तू कहीं नहीं जाएगा, आज नियति की पहली रसोई की रस्म है और तू ऑफिस जाने की बात कर रहा है। मॉम, अब्रम ने कुछ बोलना चाहा तो इस बार भी वसुंधरा ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने कह दिया ना तू आज कहीं नहीं जाएगा, जा अपने कमरे में जा और थोड़ी देर बाद मुझसे डाइनिंग टेबल पर मिल, हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी बात पर अब्रम ने आगे कुछ नहीं कहा और ओके बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा ने माया की तरफ देख कहा, माया तुम भी रुक जाओ, नियति के हाथ का खाना खाकर जाना। उसने ओके मैम कहा और होली से मुस्कुरा दी। फिर वसुंधरा अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए गई। अब वहां पर कोई नहीं था। माया ने चारों तरफ देखा और किसी को न देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, सुपो अगल आज सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे, कैसा हो अगर तुम्हारे हाथ का बना खाना कोई चाह कर भी ना खा पाए। माया के होठों पर डेविल स्माइल थी और दिमाग में कोई शातिर चाल। वही विला के ही एक दूसरे कमरे में टाइगर और जगुआ दोनों स्नेहा से पूछताछ कर रहे थे। टाइगर ने कहा, बताए स्नेहा आंटी आपने बीस्ट की शादी की न्यूज बाहर क्यों फैलाई। स्नेहा को देखते हुए जगुआ भी बोला, आंटी हमारी बात मानिए और हमसे सच कहिए, नहीं तो बीस्ट ने आपसे पूछताछ की तो फिर आप उन्हें झेल नहीं पाएंगी। स्नेहा दोनों को देखकर डर रही थी। वो डर और घबराहट में अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसके चेहरे और आंखों से डर झलक रहा था। तभी वो रुआसी आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने ये बात किसी से नहीं की। टाइगर फिर बोला, बीस्ट को आप पर शक है और आप जानती हैं बीस्ट बेवजह किसी पर शक नहीं करते, उनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता और अगर उन्होंने कहा है ये बात आपने ही बाहर फैलाई है तो उन्होंने ये कुछ सोचकर ही कहा है। अब जल्दी से बताए आपने ये बात मीडिया वालों को क्यों बताई। टाइगर और जगुआ की बात सुनकर स्नेहा रोते हुए बोली, मैंने ये बात मीडिया को नहीं बताई, बस घर जाकर अपने पति से कहा था। साहब ने शादी कर ली है, अब साहब का अकेलापन दूर हो जाएगा और वो भी खुश रहेंगे। ये सुनकर दोनों चौंक गए। जगुआ ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब आंटी के हस्बैंड के जरिए ही मीडिया वालों तक ये खबर गई होगी, पर कैसे। जगुआ की बात सुनकर टाइगर ने स्नेहा से पूछा, आंटी आपके हस्बैंड इस वक्त कहाँ होंगे। स्नेहा टाइगर से नजरें चुराने लगी। उसे नजरें चुराते देखकर जगुआ बोला, प्लीज आंटी बताइए। स्नेहा डरते हुए धीमी आवाज में नजरें चुराते हुए बोली, वो और कहाँ होगा साहब, उसका एक ही काम है सुबह से शाम तक बार में बैठकर पीते रहना। ये सुनकर दोनों की भौहें तन गई और टाइगर ने पूछा, आप उस बार का नाम जानती है। स्नेहा ने उसकी तरफ देख कहा, शाम गुलाबी बार। बार का नाम सुनकर जगुआ ने सोचते हुए कहा, नाम से ही पता चल रहा है वो किस टाइप का बार होगा और वहाँ कैसे लोग आते होंगे। उसकी बात पर टाइगर बोला, वो बार कैसा भी हो, हमें वहाँ जाना होगा और पता करना होगा क्या हुआ था। उधर वसुंधरा अपने कमरे में पहुंचकर गुस्से में अपना बैग बेड पर फेंकते हुए बोली, अब्रम तू अपनी माँ से झूठ बोल रहा है, तुझे क्या लगा तू मुझे सच नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। इस विला में जो कुछ भी होता है उसके पल पल की खबर मुझे रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, पर अब मजा आएगा तेरे साथ खेलने में। तू अपनी शादी का सच छुपा और मैं उसी सच को बाहर लाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कब तक मुझसे सच छुपा पाता है। फिर बेड पर बैठते हुए वो आगे बोली, एक तो ये लड़की इतनी खूबसूरत है, पर ये लड़की है कौन, कहाँ से आए है, किस मकसद से आए है, मुझे पता करना होगा। वही किचन में नियति सबके लिए खाना बना रही थी। आस्था भी वही खड़ी उसे चीजों के बारे में बता रही थी, कौन सी चीज कहाँ रखी है और किसको खाने में क्या खाना पसंद है। जब आस्था ने उसे अब्रम की पसंद के बारे में बताया तो नियति मुंह बनाकर मन में बोली, एक तो ये जानवर मुझे इतना परेशान करता है और मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। मन तो कर रहा है इस खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दूं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नियति को सोच में डुबा देखकर आस्था जल्दी से बोली, क्या कर रही हो बेटा, खाना जल जाएगा, ध्यान से बनाओ, अगर खाने में स्वाद नहीं हुआ तो मेम साहब नहीं खाएंगी और साहब तो खाना ही उठाकर फेंक देंगे। आस्था की बात सुनकर नियति बोली,
ये बड़े लोग और उनके अजीब से शौक, अरे हम इंसान ही तो हैं, गलती इंसान से ही होती है, कोई जानबूझकर तो खाना जलाएगा नहीं या बेस्वाद खाना बनाएगा। हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। इस बात पर आस्था मुस्कुराते हुए बोली, पर बेटा यहाँ ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, यहाँ हर चीज में परिपक्वता देखी जाती है। नियति फिर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। फिर खाना तैयार होने के बाद आस्था ने उससे कहा, जाओ बेटा हाथ मुंह तो फिर खाना लगा देना। उद्धरण चिन्ह, ठीक है माँ। ये बोल नियति अपने कमरे में चली गई। वो जब कमरे में आई तो उसने देखा अभ्रम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। ये देखकर नियति मुंह बनाते हुए बोली, काश कि कुछ ऐसा हो जाए, ये कभी इस जगह से उठे ही न, यहीं बैठे रहे बिल्कुल एक मूर्त की तरह, क्योंकि ये जब भी मुंह खोलेंगे मुझे धमकी ही देंगे। नियति उसे देखते हुए मन ही मन उसे कोस रही थी। वहीं अभ्रम ने उसकी प्रेजेंस को फील कर लिया था और उसने बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, टर्टल मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने नियति की तरफ देखा जो हैरानी से उसे मुंह खोले उसे ही देख रही थी। फिर अभ्रम ने उसे देखते हुए और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मैं जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। बोलते हुए वो उठने लगा, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह उठ पाता नियति डरकर क्लोजेट रूम में घुस गई। वो अभ्रम से डरकर इस तरह गायब हुई थी कि जैसे चूहा बिल्ली को देखकर अपने बिल में छुप जाता है। उसे इस तरह भागते देखकर अभ्रम न चाहते हुए भी तिरछा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट की मदद से नियति ने टेबल पर खाना लगाया। वसुंधरा ने खाने की स्मेल लेकर कहा, नियति खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाने की आई होप खाना भी उतना ही टेस्टी बना हो। उसकी बात पर नियति होले से मुस्कुरा दी और फिर सभी अपनी चेयर पर बैठ गए। वसुंधरा भी नियति को एक नजर देखकर अपनी जगह बैठ गई। उसके बगल ही माया बैठी थी, उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। वहीं अभ्रम ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, आस्था आंटी मेरा खाना कहाँ है? ये कहते हुए उसने आस्था को ढूंढा पर उसे आस्था वहां नहीं दिखी। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही वसुंधरा ने कहा, आज भी तू आस्था के हाथों का खाना खाएगा? अरे पहली बार तेरी बीवी ने कुछ बनाया है तो उसके हाथ का बना खाना खाना, एक बार उसके हाथ का स्वाद तो चख ले। आस्था के हाथ का बना खाना तो तू रोज ही खाता है। अभ्रम ने कहा, पर मॉम आप जानते हैं ना, मैं बचपन से आंटी के हाथ का बना खाना ही खाता आया हूँ। वसुंधरा बोली, हाँ जानती हूँ, पर तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। फिर वो नियति की तरफ देख बोली, नियति अभ्रम को खाना सर्व करो। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और अभ्रम के पास जाते हुए मन में बोली, ओह तो इस जानवर का नाम अभ्रम है, मुझे तो लगा था इसका असली नाम भी जानवर ही होगा। खुद से बात कर वो धीरे से मुस्कुराई। अभ्रम की नजरें उस पर ही टिकी थी। वो नियति को मुस्कुराते देखकर चिढ़ गया था। उसे लग रहा था जैसे वो उस पर ही हंस रही हो। वो जैसे ही उसके पास गई, अभ्रम ने टेबल के नीचे से ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नियति के हाथ को इतनी कसकर पकड़ हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे आज उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट ही जाएगी। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर अभ्रम की ताकत के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने भीगी आंखों से अभ्रम की तरफ देखा तो वो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझ पर हंसने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही टर्टल। दर्द की वजह से नियति की आंखों में आंसू आ गए थे। अभ्रम की नजरें उस पर ही टिकी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नियति ने जल्दी से खुद को संभाला और टेबल पर से एक डिश उठा लिया। उसने जैसे ही डिश पर से ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई और उसके हाथ से डिश छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर सब चौंक गए। अभ्रम ने नियति को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? नियति पहले ही डरी हुई थी, अभ्रम के गुस्से में बोलने से वो डर गई। तभी वसुंधरा ने अभ्रम को समझाते हुए कहा, आश्रम गुस्सा करने से पहले उसकी बात सुन लो। फिर उसने नियति की तरफ देख आगे कहा, बताओ नियति तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? उद्धरण चिन्ह, वसुंधरा के पूछने पर उसने डरते हुए जमीन पर गिरे खाने की तरफ इशारा करते कहा, छी छी छिपकली, खाने में छिपकली थी। ये सुनते ही सभी चौंक गए और खाने को देखकर हैरानी से मुंह बनाने लगे। खाने में छिपकली का नाम सुनकर सभी को हैरानी के साथ साथ घिन भी आ रही थी। वहीं उसकी बात पर वसुंधरा चौंकते हुए बोली, क्या खाने में छिपकली? पर ये कैसे हो सकता है? कहते हुए वसुंधरा ने एक नजर शीला की तरफ देखा तो उसने जल्दी से सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो ये काम उसका नहीं है। वही वसुंधरा भी सोचने लगी और मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ये नहीं किया, न शीला ने किया।
फिर ये किसने किया? फिर भी वो शीला पर चिल्लाती हुई बोली, शीला किसने किया ये सब? तुम कहाँ थी जब खाना बन रहा था? शीला घबराते हुए बोली, मैडम खाना बनाते वक्त तो मैं किचन में ही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बगल में खड़ी माया तिरछा मुस्कुरा रही थी। उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। अब्रम बिना कुछ कहे नियति को गुस्से में घूर कर जाने लगा। तो उसे जाते देखकर वसुंधरा बोली, अब्रम कहाँ जा रहे हो, रुको। इतना सुनते ही अब्रम रुक गया। तभी वसुंधरा उसके पास आकर बोली, अब्रम नियति को उसका नेक देकर जाओ। इस बात पर अब्रम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तो वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, अब खाने में छिपकली गिर गई तो उसमें नियति का क्या दोष, उसने तो कितनी मेहनत से खाना बनाया था। इसके लिए उसे नेक तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी वो नियति का हक है, नई बहू को उसकी पहली रसोई पर उसके ससुराल वाले नेक देते हैं। चल दे उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट। उसकी बात सुनकर अब्रम ने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो डरी सहमी पलकें झुकाए खड़ी थी। फिर उससे नजरें हटाकर अब्रम ने वसुंधरा की बात पर अपनी ठंडी आवाज में कहा, मॉम, मैं उसे गिफ्ट बाद में दे दूंगा। वसुंधरा जिद करते हुए बोली, नहीं, बाद में नहीं, तू अभी ही नियति को गिफ्ट देगा। इस बात पर अब्रम बोला, पर मॉम मेरे पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है। फिर वसुंधरा उसके गले की चेन को दिखाते हुए बोली, ये है तो तेरी चेन। जब तक तू नियति के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले आता, तब तक के लिए ये नियति को दे दे, वो तेरे इस तोहफे को संभाल कर रखेगी। ये सुनते ही अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया और तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो उसे ही देख रही थी। अब्रम से नजरें मिलते ही उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली और मन में बोली, मुझे नहीं चाहिए इनसे कोई गिफ्ट। एक तो पता नहीं कहाँ से खाने में छिपकली आ गई और ऊपर से इस जानवर का गुस्सा। कोई मुझे इनसे बचा ले, यही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तभी वसुंधरा ने अब्रम और नियति के बीच खड़े होते हुए कहा, इतना क्या सोच रहा है? तेरे ही वाइफ हैं, बाद में कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर इसे वापस ले लेना। और देख, नियति का गला भी सुना है, वो दुल्हन है और नई दुल्हन के गले में मंगलसूत्र न हो तो उसे अपशगुन माना जाता है। तेरी ये चेन गिफ्ट और मंगलसूत्र दोनों की ही भरपाई कर देंगी। चल अब निकाल इसे और पहना दे नियति को। ये बोल वसुंधरा अब्रम को देखते हुए मन में बोली, मैं भी देखती हूँ तू कितना खुद को रोकता है। अपने गुस्से को बाहर निकाल और दिखा इस शादी का असली सच। कह दे कि ये एक नकली शादी है। मैं जानती हूँ अब्रम, ये चेन तेरे लिए क्या मायने रखती है। तू इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता, फिर इसे नियति को कैसे दे सकता है? वसुंधरा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखें अब्रम का गुस्सा देखने के लिए बेताब थी। वही माया भी अब्रम और नियति को घूर कर देख रही थी। पर तभी अब्रम नियति के पास गया और उसे देखते हुए ही वो अपने गले से चेन निकालने लगा। उसने चेन निकाल कर जैसे ही नियति के गले में पहनाने लगा तो उसकी झुकी पलकें एकदम से उठी और उसकी आंखें अब्रम की आंखों से जा मिली। वो हैरानी से अब्रम को देख रही थी। वहीं अब्रम अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। उसने नियति की आंखों में देख अपनी चेन पहनाने लगा और उसे देखते हुए ही मन में बोला, टर्टल, यू डोंट नो तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ। अगर इस चेन को कुछ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उसे चेन पहना कर एक पल भी वहां नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया। जब अब्रम उसे चेन पहना रहा था, इस बीच माया की आंखें दोनों को ही घूर रही थी। उसने गुस्से में टेबल से फॉक को उठा लिया और कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। फॉक उसके हाथ में चुभ गया था और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। उसने नियति के गले में पड़ी चेन को देखते हुए मन में कहा, ये मेरी है, इसे तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बीस्ट की हर चीज पर और उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। बहुत जल्द मैं तुमसे ये सब छीन लूंगी नियति। वही वसुंधरा नियति के पास आए और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है तुम पर ये चेन। ये कहकर उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स नियति को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। नियति हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वसुंधरा ने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम्हारा हक है, इसे ले लो। उसके फोर्स करने पर नियति ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। तो वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लंच तो नहीं किया, पर डिनर तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी। जहां वसुंधरा की बात पर नियति मुस्कुरा रही थी तो वहीं माया ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तुम खाना कैसा भी बना, अच्छा या बुरा, बीस्ट तुम्हारे हाथ का खाना अब कभी नहीं खाएगा। खुद से ही बात करते हुए माया थोड़ी देर पहले की घटना को याद करने लगी।
नियति जैसे ही खाना बनाकर किचन से निकली, उसके जाने के तुरंत बाद माया किचन में आई और उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और छिपकली को खाने में डाल दिया। उस लम्हे को याद कर माया की मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लगातार बजे डोरबेल से विमला डोर के पास आते हुए बोली, अब का दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुस जाओगे? अरे थोड़ा सब्र करो, दरवाजा खोलने ही आ रही हूँ। ये बोलकर विमला ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के खुलते ही दनादन 4-5 आदमी घर में घुसते चले आए। उन आदमियों को देखकर विमला का गला सूख गया। उसकी आंखें फट गई थी। उसने डर का घुट जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, कौन हो तुम सब? हिया काहे आए हो? उनके हाथ में गन देखकर विमला और डर गई थी। तभी उन 5 आदमियों में से एक ने कहा, का विमला ताई हम सबको भूल गई? जानत नहीं हो हम सब कौन हैं? यादाश्त कमजोर है तो कहो, याद दिला देते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी कटार निकालकर विमला की गर्दन पर लगा दिया। एक बार फिर विमला ने डर का घुट अपने गले से उतारा और अटकते हुए बोली, देखो हमारी बात सुनो, शायद तुम लोगन को कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। हम तो सीधे सादे लोग हैं, सादगी से जीवन जीते हैं। किसी से हमारा झगड़ा लड़ाई भी नहीं होता। उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो आदमी बोला, देखो विमला ताई, हमको बुड़बक ना समझो, न अपनी होशियारी हमको दिखाओ। सीधे सीधे बता दो, बेला कहाँ है? साला जब से दिल्ली आए हैं, दिल्ली की सड़कों पर कुत्तों की तरह भटक रहे हैं, पर हमको वो बेला का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठाकुर साहब गांव में उसके इंतजार में बैठे हैं। अब जल्दी से हमको बता दो, बेला कहाँ है? हम तुमको और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात पर विमला डरते हुए बोली, देखो बेटा, हमें नहीं पता वो बेला कहाँ है। अगर यहाँ आए होती तो हम तुमको जरूर बताते। सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, तुमको तो हम। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके दूसरे आदमी ने कहा, का लाखन भैया, इससे बतियाए काहे रहे हो? सीधा कटार घुसाई दो, खून के साथ सच भी बाहर आ जाएगा। उसकी बात पर लाखन बोला, तू सही कह रहा है झुमरू, अब यही करना होगा। लाखन तिरछा मुस्कुराया और अपनी कटार पर हाथ फिराते हुए विमला से बोला, का विमला ताई का कहती हूँ, घुसाई दे और सारा मालपुआ सब बाहर निकाल ले। विमला दोनों की बात सुनकर डर गई थी। उसने दोनों हाथ सामने कर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं लाखन, तुम तो हमरे बेटे जैसे हो। अपनी विमला ताई को मार कर तुमको का मिलेगा? लाखन बोला, तो तुमको जिंदा छोड़कर हमको का मिलेगा? उसकी बात पर विमला तपाक से बोली, बेला, तुमको बेला मिलेगी। उसकी बात सुनते ही लाखन की मुस्कान और गहरी हो गई। झुमरू भी चमकती आंखों से मुस्कुराया और मुंछू पर ताव देते हुए बोला, का लाखन भैया, हम कह रहे हैं ना कि सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से निकलत हैं। लाखन फिर से अपने भाव बदल कटार को विमला के चेहरे के पास ले गया और उसे डराते हुए बोला, देखो विमला ताई, अब ज्यादा नौटंकी न करो और फटाक से हमका बेला का पता बताई दो। उस साली को ढूंढते ढूंढते हमारी चप्पल तक घिस गई हैं। विमला डरते हुए बोली, देखो लाखन, हम तुम्हें सच सच बताते हैं। 1 महीना होने को आया, तब बेला आए थी, पर हम उनको अपने घर में पनाह नहीं दिए। हम उसी दिन उनको घर से निकाल दिए। अब हमको भी नहीं पता वो कहाँ है। विमला की पूरी बात सुनकर लाखन का पारा हाई हो गया और वो कटार को विमला के और नजदीक ले जाकर दांत पीसकर बोला, ए विमला ताई, कहानी नहीं सुननी हमको, पता बताओ का? विमला लाखन के पैरों में गिर गई और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसे रोता गिड़गिड़ाता देखकर लाखन ने उसे एक लात मारी तो वो दूर जा गिरी। लाखन उसके पास गया और बोला, देख विमला ताई, अभी हम तो का छोड़त है, पर अगर हमको बेला नहीं मिली तो हम फिर वापस आएंगे। विमला दोनों हाथ जोड़कर फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। लाखन उम्र और अपने आदमियों के साथ उसे धमकी देकर चला गया। उनके जाने के बाद विमला गुस्से में बोली, अरे कीड़े पड़े उस बेला को। खुद तो भाग आए और अपने पीछे उस ठाकुर के गुंडों को भी ले आई। अब न जाने क्या होगा। आज तक विमला ने घाटे का सौदा नहीं किया, पर कहीं आज वो बेला की वजह से हम घाटे में न पड़ जाए। बस कैसे भी करके वो लाखन बेला को ढूंढ ले और उसे घसीट कर ले जाए, तब कहीं जाकर वो बेला से हमरा पीछा छूटेगा। वहीं उधर बीस्ट विला में नियति अपने रूम में बेड पर बैठी उसी बारे में सोच रही थी। आखिर उसके खाने में छिपकली कहाँ से आई? उसे अच्छे से याद था, उसने खाना बनाकर चखा भी था और खाना अच्छा था, फिर अचानक से छिपकली का खाने में निकलना, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अब्रम रूम में एंटर हुआ और उसकी आहट ने नियति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
वो उसे देखने लगी। वही अब्रम की नजरें अपने फोन में थी और वो अपने फोन को यूज करते हुए रूम में अंदर तक आ गया था। नियति उसे देखकर खुद से बोली, ये जानवर इतना चुप चुप क्यों है? क्या किसी ने इसकी बकरी चुरा ली? ठीक तभी अब्रम की पलकें उठी और उसने नियति को देखा। उसे देखकर अब्रम ने अपनी आईब्रो चढ़ाए और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नियति बैग के क्राउन से और सककर बैठ गई। अब्रम उसके पास आया और उसके ऊपर झुकने लगा। उसने नियति के चिन्ह को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट टू ईट यू टर्टल। बोलते हुए वो उसके होठों पर झुक रहा था, पर तभी नियति ने जोर से चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया। नियति ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और तेज तेज से सांसें ले रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, आर यू ओके टर्टल? नियति ने आंखें खोली और सामने देखा तो अब्रम अभी भी वहीं खड़ा था और उसके हाथ में उसका फोन था और उसका दूसरा हाथ पेंट की जेब में था। नियति को समझने में देर नहीं लगी कि वो सपना देख रही थी। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए उठी और बाहर चली गई। वही अब्रम को अपने सवाल का जवाब न मिलने पर गुस्सा आ गया था। उसने फोन को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचा और खुद से बोला, टर्टल, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वही वसुंधरा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो सुबह की बातों के बारे में सोच रही थी। फिर सोचते हुए वो खुद से बोली, अब्रम, मुझे तो लगा था तुम खुद अपनी शादी का सच मुझसे कहोगे और मेरे सामने ही उसकी बेइज्जती करोगे, पर तुमने तो उसका साथ दिया। वो चेन जिसे तुम किसी को छूने भी नहीं देते, तुमने कितनी आसानी से मेरे एक बार कहने पर ही उस लड़की को पहना दी। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में ही जूस का ग्लास लिए शीला उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आई। वसुंधरा ने अपनी गुस्से भरी नजर उस पर डाली और उसके अंदर आते ही वसुंधरा दरवाजे को अंदर से बंद कर उसके सामने आकर बोली, उस लड़की के बारे में तूने मुझसे क्या कहा था? शीला पहले ही वसुंधरा के गुस्से को देखकर डरी हुई थी और अभी उसकी बातें सुनकर वो और डर गई थी। शीला के हाथ कांप रहे थे और इसी कपपाहट में उसके हाथ से जूस का गिलास छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। ये देखकर वसुंधरा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता। तू किसी काम की नहीं है। मैंने तुझे यहाँ रखा ही क्यों है? चल, मैं अभी तुझे यहाँ से निकाल देती हूँ। शीला जल्दी से उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। वसुंधरा उसे टोंट मारते हुए बोली, तेरी सॉरी का मैं क्या करूंगी? मेरे बेटे ने उस दो कौड़ी की लड़की से शादी करके उसे मेरी बहू बना दिया और ये सब किसकी वजह से हुआ? तेरी वजह से। अगर तूने मुझे सही सही बताया होता तो मैं यहाँ बहुत पहले ही आ जाती। तूने कॉल पर क्या कहा था? वो लड़की मासूम है, बहुत सीधी है। बिना किसी गलती के अब्रम उस पर जुर्म करता है और अब वही सीधी सादी लड़की उसकी बीवी बन गई। अरे, नौकरानी बनने की उसकी औकात नहीं थी और अब देखो मेरे घर की महारानी बनकर बैठ गई है। और ये सब तेरी वजह से हुआ है। शीला, मैं तेरी जान ले लूंगी। वसुंधरा इतना बोलकर हंसने लगी थी। वो जाकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। शीला उसकी बात सुनकर डर गई थी। वो उठकर उसके पास गई और उसके पैरों के पास बैठकर बोली, मेम साहब, मैं तो सारी बातें आपको बता देती थी। जो भी होता था पल पल की खबर आपको देती थी। मुझे भी कहाँ पता था साहब उसे सजा देते देते एक दिन उससे शादी कर लेंगे। वसुंधरा उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी तो शीला ने अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी वसुंधरा ने सोचते हुए खुद से कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जहां तक मैं जानती हूँ, सिर्फ एक शक की वजह से अब्रम उससे शादी नहीं कर सकता। कोई तो बात जरूर है, वरना अब्रम इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकता। वो मुझसे एक बार पूछता जरूर। कोई तो वजह है जो उसने ये कदम उठाया। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए शीला बोली, हाँ मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी बात ने एक बार फिर वसुंधरा का ध्यान उसकी ओर खींच लिया और वो शीला को गुस्से में घूरते हुए बोली, पहले मुझे ये बता, तुझे जो मैंने अब्रम को देने के लिए कहा था वो तू उसे टाइम से दे रही थी या नहीं? ये सुनते ही शीला नजरें चुराने लगी और मन ही मन खुद से बोली, अब क्या कहूँ मैं मेम साहब से? जब से नियति आए हैं यहाँ इतना ड्रामा हुआ है कि मैं उन्हें वो देना तो भूल ही गई। इस पूरे महीने में अभी तक सिर्फ 2 बार ही दिया है। शीला को चुप देखकर वसुंधरा फिर बोली, तू चुप क्यों है? तू क्या उसे देना भूल गई थी? इस बात पर शीला जल्दी से बोली, अरे नहीं मेम साहब, मैं भूली नहीं थी। मैं तो उन्हें टाइम से देती थी पर अब उन पर उसका असर नहीं होता।
शीला की बात पर वसुंधरा चौंकाते हुए बोली, क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? शीला बोली, मेम साहब मैं सच कह रही हूँ। वसुंधरा उसकी बात सुनकर सोचने लगी और मन में ही खुद से बोली, मुझे इस बारे में उनसे बात करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक उसका अब्रम पर असर होता आया है और अब अचानक से उस पर असर होना बंद हो गया। कैसे? जहाँ एक तरफ वसुंधरा अपनी सोच में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ नियति किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। वो चुपचाप खाना तैयार करने लगी। इस बार नियति हर खाने को बनाते वक्त काफी ध्यान दे रही थी और हर चीज ढककर पका रही थी और तैयार होते ही उसे फौरन ढक देती थी। थोड़ी देर में उसने खाना तैयार कर आस्था की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तब तक वसुंधरा भी आ गई थी। उसने स्पून उठाया और खाना खाने लगी। नियति डर रही थी ये सोचकर कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ न हो उसके खाने में, पर जैसे ही वसुंधरा ने खाना चखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो नियति को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने इतना टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर नियति भी मुस्कुराने लगी। फिर अपना खाना खत्म कर वसुंधरा अपने कमरे में चली गई। जैसे ही शीला उसके कमरे में आई, वसुंधरा उससे बोली, शीला कुछ करना होगा। ये लड़की तो सर्वगुण संपन्न है। वो तो अच्छा है अब्रम ने उसके हाथ का खाना नहीं खाया। शीला बीच में बोली, उसे अच्छा खाना बनाना आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मेम साहब। वसुंधरा बोली, अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और मैं नहीं चाहती वो लड़की अब्रम के दिल तक पहुंचे। अपनी बात पूरी कर वसुंधरा ने शीला को देखा तो उसने भी सिर हिला दिया, जैसे वो समझ गई हो वसुंधरा क्या चाहती है। वहीं आस्था नियति से बात कर रही थी। तुम देखना बेटा, जब साहब तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो मेरे हाथ का स्वाद भी भूल जाएंगे। अब जाओ साहब के लिए खाना ले जाओ। वो काम करके थक गए होंगे, उनका ख्याल तुम्हें ही रखना है। उसकी बात सुनकर नियति ने मुंह बना लिया और सिर हिलाकर किचन की तरफ जाते हुए खुद से बोली, क्या किस्मत है मेरी, जो मुझे सजा देता है उसी का ख्याल रखने के लिए सब मुझे बोलते हैं। नियति किचन में आए और अब्रम के लिए खाना लेकर रूम में चली गई। अब्रम काम कर रहा था। नियति ने टेबल पर एक साइड में खाना रख दिया। खाना देखकर अब्रम उठा और वॉशरूम में चला गया। फिर आकर चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वहीं नियति बेड के पास चली गई। वो जैसे ही बैठने को हुई कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज उसके कानों में गई। ये खाना किसने बनाया है? नियति उसकी आवाज सुनकर डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, मैंने बनाया है। अब्रम ने उसे घूर कर देखा और बोला, यहाँ आओ। नियति धीमे कदमों से उसके पास गई। अब्रम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने बगल बैठा लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालते हुए बोला, तुमने बनाया है तो अब इस जहर को तुम ही खाओ। खाने में बहुत ज्यादा मिर्च थी। नियति सोच में पड़ गई कि नीचे तो सबने उसके खाने की तारीफ की थी, फिर अचानक खाने में इतनी मिर्ची कैसे आ गई। वही अब्रम को लग रहा था नियति ने जानबूझकर उसके खाने में मिर्च मिलाई है, इसलिए वो उसे ये खाना खिला रहा था। मिर्ची लगने की वजह से नियति की जुबान जल रही थी और आंखों से भी पानी बह रहा था। उसने जैसे ही टेबल पर रखा पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि अब्रम ने पानी का ग्लास हटा लिया और उसे तड़पने दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब्रम को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने जबरदस्ती नियति को सारा खाना फिनिश करने के लिए कहा। उसने जैसे तैसे खाना फिनिश किया और उठकर जाने लगी, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये देखकर अब्रम ने कहा, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगी तो खुद को ही दर्द दोगी। फिर उसने नियति की अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उस दिन के बाद से अब्रम ने फिर कभी नियति के हाथ का खाना नहीं खाया। वसुंधरा की चली चाल काम कर गई थी। वहीं जब आस्था को ये बात चली तो उसे नियति के लिए बुरा लग रहा था। वो अब्रम को सच से रूबरू करवाना चाहती थी और इसलिए उसने आज जानबूझकर अब्रम को अपने हाथों का खाना बोलकर नियति के हाथों का बना खाना सर्व कर दिया। जैसे ही अशरम ने खाने की फर्स्ट बाइट ली, वो समझ गया ये खाना आस्था के हाथों का नहीं है। अब्रम को सच बताने के लिए आस्था उसके पास ही खड़ी थी। जैसे ही अब्रम ने उसे देखा वो नजरें चुराने लगी। तभी अब्रम ने कहा, आंटी आप जानती है ना मुझे झूठ पसंद नहीं, तो सच सच बताइए, ये खाना किसने बनाया है? आस्था बोली, उसी ने बनाया जो आपकी अर्धांगिनी है। अब्रम की भौहें सिकुड़ गई और वो हैरानी से बोला, क्या ये खाना टर्टल ने बनाया है? आस्था ने हाँ में सिर हिला दिया। अब्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, टर्टल को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, फिर उस दिन क्यों उसने खाने में इतनी मिर्च डाल दी थी?
वो अभी सोच ही रहा था कि तभी आस्था बोली, बेटा गलती इंसान से ही होती है, पर हमें समझना चाहिए कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। उस दिन खाने में छिपकली का गिरना और फिर खाने में मिर्च का तेज होना, इन सब घटनाओं के लिए आप नियति को दोष नहीं दे सकते, वो मासूम है। उसे तो अभी सही गलत का मतलब भी सही से नहीं पता। उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आया करो बेटा। ये बोल आस्था प्लेट उठाकर चली गई। वही अभ्रम सोचते हुए खुद से बोला, सही तो कह रही है आंटी, शायद मैंने ही उस दिन कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। उसने ज्यादा न सोचते हुए सिर झटका और अपने काम में लग गया। शाम होते ही नियति खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। वसुंधरा उस दिन से ही नियति के हाथ का खाना खाने लगी थी, इसलिए नियति को वसुंधरा के कहने पर अब रोज उसके लिए खाना बनाना पड़ता था। और खाना बनाने में आस्था उसकी मदद करती थी। आज भी आस्था किचन में उसकी मदद कर रही थी, साथ ही वो नियति को समझा भी रही थी। नियति बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, इस शादी से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुझे निभानी होगी। मैं जानती हूँ अभी हालात ऐसे नहीं कि तुझे एक बहू और पत्नी के रूप में अपनाया जाए, पर जिस तरह से म्यांमार साहब तुम्हारे प्रति व्यवहार कर रही है उसे देखकर तो यही लगता है उन्होंने तुझे अपना लिया है, पर साहब को थोड़ा समय लगेगा। तू हिम्मत मत हारना, एक दिन साहब तुझे अपनी पत्नी होने का हक देंगे। आस्था उसे एक माँ की तरह समझा रही थी। वही नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने आस्था की बातों पर मन ही मन खुद से कहा, मुझे उनकी पत्नी नहीं बनना, न कोई हक चाहिए, मुझे बस उस जानवर से छुटकारा चाहिए। अगर उसके लिए मुझे कोई कठिन तपस्या भी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगी, पर मुझे उस जानवर से छुटकारा चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। आस्था माँ, मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं? नियति ने अपनी ही उलझन में उलझे हुए ही खाना तैयार किया और आस्था की मदद से उसे टेबल पर लगा दिया। अब तक अब्रम भी ऑफिस से आ गया था। वसुंधरा और वो दोनों ही साथ खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आए। अब्रम को देखकर नियति ने मुंह बना लिया। वही वसुंधरा को देखकर वो धीरे से मुस्कुराने लगी। नियति ने वसुंधरा को खाना सर्व किया और जैसे ही बैठने लगी तो अब्रम ने उससे कहा, टर्टल मुझे भी सर्व करो। ये सुनते ही वसुंधरा और नियति दोनों ही चौंक गई और वसुंधरा जल्दी से बोली, अब्रम तू तो आस्था के हाथ का बना खाना खाता है ना? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अब्रम ने कहा, पर आज मैं टर्टल के हाथ का बना खाना खाऊंगा। नियति तो उसकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसने अब्रम को खाना सर्व कर दिया। अब्रम को खाते देखकर वसुंधरा मन में बोली, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। ये बोल वो भी मन से खाने लगी। नियति हर बार की तरह इस बार भी दोनों के साथ यूं ही बैठी रही और उनके खाने के बाद टेबल साफ करने लगी। वही अब्रम डाइनिंग एरिया से एक दूसरे रूम में चला गया, जहां टाइगर और जैगुआ पहले से ही मौजूद थे। दोनों के सामने एक आदमी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ पैरों को चेयर से कसकर बांधा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों में दर्द दिख रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब्रम को अपने सामने देखकर वो और डर गया था। तभी वो आदमी डरते हुए बोला, बीस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ काम करती है बीस्ट, प्लीज उसके लिए मुझे जाने दो। अब्रम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने कहा, तुझे जाना है? ठीक है, पर पहले वो बता जो हम जानना चाहते हैं। वो आदमी फिर से डरते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पर जैगुआ ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, अच्छा तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्यों, तू 2 साल का छोटा बच्चा है, चुपचाप से हमें बता दे, तूने बीस्ट की शादी की खबर किसे दी थी? ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में डर दिखने लगा और वो अपनी नजरें चुराकर अकटकते हुए बोला, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दो। इस बार टाइगर ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, अगर और नहीं पीटना चाहता तो चुपचाप से बता दे, हम जानते हैं शादी की खबर तूने ही मीडिया तक पहुंचाई। वो इस बार भी खामोश ही रहा। अब्रम जो एकटक उसे देख रहा था, अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो गया और उसी रूम में एक टेबल पर रखे 2 बिजली के तार लेकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें और चेहरे पर सिर्फ कठोरता ही बिखरी हुई थी। उसने बिना किसी चीज की परवाह किए उस तार को उस आदमी के हाथ पर रख दिया। जैगुआ ने स्विच ऑन किया और उस आदमी को बिजली का जोर का झटका लगने लगा। वो दर्द में चिल्लाने लगा, पर अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अब्रम के इशारे पर जैगुआ ने स्विच ऑफ कर दिया। उस आदमी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने किसी रट्टू तोते की तरह बताना शुरू किया,
मैं बार में बैठा पी रहा था और अपने दोस्त को बीस्ट की शादी के बारे में बता रहा था। तभी एक आदमी मेरी बात सुनकर मेरे पास आया और मुझसे बीस्ट के बारे में पूछने लगा। मैं नशे में था, इसलिए स्नेहा ने जो भी मुझे बताया था मैंने भी सारी बातें उसे बता दी और बदले में उसने मेरा सारा बिल चुका दिया। उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक फोटो को उसे दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी था? टाइगर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक फोटो को उसे दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी था? फोटो देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। टाइगर ने अपना फोन अब्रम की तरफ बढ़ा दिया। उसने टाइगर के हाथ से फोन लेकर उस फोटो को देखते हुए कहा, आतिश खन्ना, लगता है तुझे तेरी औकात फिर से याद दिलानी होगी। फिर अब्रम ने फोन जैगुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे ये चाहिए। जैगुआ ने फोटो देखकर सिर हिलाते हुए कहा, ओके बीस्ट। अब्रम जाने लगा तभी कुछ याद कर रुक गया और पीछे पलटकर टाइगर और जैगुआ को देखते हुए बोला, इसकी पहले अच्छे से खातिरदारी करो, फिर छोड़ देना। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिला दिया। वही वो आदमी अब्रम की बात सुनकर डर गया था। उसने टाइगर और जैगुआ दोनों को देखते हुए कहा, मैंने तो अब सच बता दिया है, फिर मेरे साथ अब ये क्यों? इस बात पर टाइगर ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, स्नेहा आंटी इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और तू उनके पैसे को जुए और शराब में उड़ाता है। जैगुआ ने भी उसके मुंह पर एक पंच धरते हुए कहा, आंटी इतनी अच्छी है, वो हर तरह से तेरा ख्याल रखती है, फिर भी तू उन पर हाथ उठाता है, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर बारी बारी दोनों उसे मारने लगे। आश्रम जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ, उसकी नजर हाथों में खाने की प्लेट लिए खड़ी नियति पर गई। उसे देखकर अब्रम की भौहें तंग गई। नियति को उसके आने का कोई पता नहीं था। वो खाने की प्लेट लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी कि इतने में ही अब्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर नियति डर कर 2 कदम पीछे हट गई। तभी वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। इससे पहले नियति गिरती अब्रम ने उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। फिर अब्रम उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई भूत हूँ जो मुझसे इतना डर रही हो? उसे देखते हुए नियति मन में बोली, भूत नहीं, जानवर है आप, बहुत खतरनाक जानवर, और मुझे आप जैसे जानवर से डर लगता है। अब्रम उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे अपने मन में फिर से गाली दे रही हो। नियति ने जल्दी से नमे सिर हिलाया। तो उसे देखते हुए अब्रम बोला, देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो। मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ ये खाना किसके लिए है? नियति उसे देखते हुए बोली, खाना हमारे लिए है। उसकी बात सुनकर अशरम को याद आया नियति ने डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाया था, वो बस चुपचाप बैठी थी। ये याद कर उसने नियति को देखते हुए कहा, टर्टल, तुमने हमारे साथ खाना डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं खाया? नियति उससे नजर चुराते हुए बोली, मुझे आप लोगों की तरह चाकू और कांटे से खाना नहीं आता। अब्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, टर्टल, तुम सच में इतनी मासूम हो या मासूम बनने का नाटक करती हो? फिर नियति को देखते हुए बोला, बैठो। नियति उसर की बात मानकर बैठ गई। अब्रम ने बाहर जाते हुए कहा, हिलना नहीं, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। नियति ने कुछ नहीं कहा और मासूमियत से सिर हिला दिया। अब्रम आया और उसके बगल बैठ गया। ये देखकर नियति थोड़ा दूसरी खिसक गई। अब्राम उसे नाइफ और कांटे से खाना सिखाते हुए बोला, देखो मुझे और ध्यान से सीखो, ऐसे नाइफ से कट करना है और फोर्क में लेकर अपने मुंह तक लाना, एंड देन ईटिंग, ओके? ये कहते हुए उसने अपने हाथों से खाने की फर्स्ट बाइट नियति को खिला दिया। अब समझ गई तुम? नियति ने अब्रम की बात पर धीरे से सिर हिला दिया। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, ओके गुड, अब मुझे खुद से खाकर दिखाओ। नियति ने सिर हिलाया और प्लेट में रखे नाइफ और फोर्क को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पराठे के ऊपर जैसे ही नाइफ रखा, उसके हाथ से नाइफ छूट गया। देखकर अब्रम ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, ओ गॉड टर्टल, तुम किसी काम की नहीं। इस बात पर नियति उसे देखते हुए बोली, रोजाना इनकी दादी माँ बनकर मैं इन्हें सुलाती हूँ और मुझसे ही बोल रहे हैं मैं किसी काम की नहीं हूँ। हद है। अभी वो ये सब खुद से बोल ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तुम मेरी मॉम के सामने मेरी इंसल्ट करवा कर ही रहोगी। उसने नियति के दोनों हाथ पकड़ लिए। जहां अब्रम अपने ही ईगो में था, वहीं नियति हैरानी से उसे देख रही थी। अब्रम ने अनजाने में ही अपने और नियति के बीच के फासले को खत्म कर दिया। उसका एक हाथ नियति के कंधे पर से होते हुए उसके लेफ्ट हैंड को पकड़े हुए था।
और दूसरा हाथ उसके राइट हैंड को। वो पूरी तरह उसकी बाहों के घेरे में थी। कुछ अलग से एहसास को महसूस कर नियति का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब्रम के छूते ही वो सेंसलेस हो गए थी। तभी उसे अब्रम की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस हुई और उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब्रम ने उसके कान के पास कहा, आखिरी बार बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब्रम फिर से उसे छुरी और कांटे से खाना सिखाने लगा। उसे सिखाते सिखाते कब अब्रम ने नियति को सारा खाना अपने हाथों से खिला दिया, उसे भी पता नहीं चला। खाली प्लेट को देखकर अब्रम ने मन में कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हो क्या गया है। ये सोचते हुए अब्रम के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन के भाव थे। पर तभी नियति के हिलने हिलने से उसके बालों का बना जुड़ा खुल गया और नियति के बाल उसकी बैक पर बिखर गए। उसके बालों से आ रही फ्रेग्रेंस को जैसे ही अब्रम ने सूंघा तो उसे कुछ अलग सा फील होने लगा। अब्रम जो कुछ सेकंड पहले फ्रस्ट्रेट हो रहा था, अब वो धीरे धीरे नियति की तरफ झुकने लगा था। वही नियति ने उसकी करीबी को महसूस कर मन में कहा, है भगवान, इस जानवर को क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं। अब्रम के सिर को अपने कंधे पर महसूस कर नियति उठने लगी, पर तभी अब्रम ने उसके हाथ को छोड़कर उसे कमर से पकड़ लिया। नियति को एक बार फिर जोर का झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली उसकी पूरी शरीर में दौड़ गई हो। अपने शरीर में उठती सिहरन को महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा। अब्रम यूं ही उसे अपनी बाहों के भरे बैठा रहा और नियति अपने अंदर हो रही हलचल को समेटने की कोशिश करने लगी। नियति के बालों से आ रही खुशबू उसे रिलैक्स फील करवा रही थी। अब्रम उसके बालों में अपना चेहरा रब करते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर भर रहा था, जो उसे सुकून दे रही थी। नाइट की नजदीकियां उसे मदहोश कर रही थी। जैसे ही उसके होठों नियति के कानों के पास आए और वो उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग ने दोनों की ही तंद्रा को तोड़ दिया। नियति और अब्रम दोनों की ही आंखें एक साथ खुली और अशरम ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। नियति जल्दी से उठ गई और उससे नजरें चुराते हुए प्लेट उठाकर बोली, मैं इसे रख कर आती हूँ। ये बोल वो प्लेट लेकर चली गई। वहीं अब्रम ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और गुस्से में एक पंच बनाकर सामने पड़ी टेबल पर मार दिया। उसके पंच से टेबल का कांच चटक गया था। फिर अब्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, हाउ कैन आई डू दिस, मैं उसके इतना करीब कैसे जा सकता हूँ। उसकी मासूमियत का असर मुझ पर क्यों हो रहा है। वो नाटक कर रही है ये जानते हुए भी मैं उसके करीब कैसे जा सकता हूँ। वही नियति ने प्लेट किचन काउंटर पर रखते हुए कहा, है भगवान, ये मुझे क्या हो गया था। मैं उस जानवर के साथ नहीं, नहीं, उस जानवर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी जानवर का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। बोलते हुए उसकी नजर प्लेट में रखे छुरी कांटे पर गई और उसे देखते हुए मुंह वो बनाकर बोली, ये सब इस छुरी कांटे की वजह से हुआ है। न वो मुझे इससे खाना सिखाते, न वो मेरे इतने करीब आते। ये शहरी लोग और उनके फालतू के ड्रामे। अरे जब भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं तो क्या जरूरत है चाकू छुरी से खाने की। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे खाना नहीं खा रहे हो, उसके साथ जंग लड़ रहे हो। वो किचन में ही काउंटर से टिककर बैठ गई और दोनों पैरों को सिकुड़कर उस पर हाथ रखकर बोली, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। उस जानवर का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो मेरे साथ कब क्या कर दे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अब्रम का डर झलक रहा था। वहीं उधर रूम में अब्रम कॉल पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से टाइगर की बात सुनकर अब्रम बोला, वो अभी शहर में नहीं है, पर कभी तो आएगा। वो जब भी वापस आए मुझे वो चाहिए। दूसरी तरफ से टाइगर ने ओके कहा और अब्रम ने कॉल कट कर दिया। वो बालकनी से रूम में आया तो नियति उसे कहीं नहीं दिखी। वो चुपचाप जाकर बेड के दूसरी साइड लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखें एकटक छत की सीलिंग को देख रही थी। अब्रम खुली आंखों से ही नियति के बारे में ही सोच रहा था। होने पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे इतने सालों बाद नियति के साथ ही तो अब नींद आती थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसकी आहट ने अब्रम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उठकर बैठ गया और उसे अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है, टर्टल की किचन से रूम तक आने में 7 घंटे लग जाएं। उसकी आवाज सुनते ही नियति चौंक गई। वो आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अब्रम का डर साफ साफ दिख रहा था। वो नियति के पास आया तो वो उसे देखकर पीछे हटने लगी। अब्रम उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगा।
नियति पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। अब्रम ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम कल रात वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी वजह से मैं कल रात सोया नहीं। नियति उसकी बात पर हैरानी से उसे देख रही थी। ये देखकर अब्रम ने फिर कहा, अब मुझे देखती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? फिर उसके पूछने पर नियति अटकते हुए बोली, वो मैं। उसे अटकते देखकर अब्रम बोला, बकरी हूँ। नियति ने जल्दी से सिर न में हिला दिया। अब्रम उसे देखते हुए फिर बोला, तो मैं क्यों कर रही हूँ? नियति डरते हुए बोली, वो गलती से मुझे नींद आ रही थी। उसकी बात सुनकर अब्रम बोला, तुम्हारी गलती ने मेरी 7 घंटे की नींद बर्बाद की है, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी टटल। अब्रम नियति को वहीं छोड़कर फ्रेश होने चला गया। वो अपनी डरी डरी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं शीला ने नियति के किचन में सोने वाली बात वसुंधरा को बता दी। वसुंधरा ये सुनकर खुश हो गई और खुद से बोली, अच्छा तो रिश्ता अभी जुड़ा है पर बना नहीं। वसुंधरा कुछ कर, इससे पहले सब तेरे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाए, कुछ कर वसुंधरा। खुद से ही बात करते हुए वसुंधरा आगे कहा, रिश्ते जुड़ते हैं और टूट भी जाते हैं। रिश्तों में मजबूती तब आती है जब रिश्ता बनता है। जो रिश्ता अभी तक नहीं बना उसे मैं आगे भी बनने नहीं दूंगी। खुद से ही बात करते हुए वसुंधरा के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। रोज की तरह नियति ने नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। अब्रम और वसुंधरा दोनों बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। नियति वही खड़ी होकर चुपचाप दोनों को देख रही थी। तभी वसुंधरा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने नियति को देखते हुए कहा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। नियति ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। अब्रम ने पलके झुकाए हुए ही तिरछी नजरों से उसे देखा। नियति इस बार खाने के लिए फोर्क और नाइफ का इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर अशरम तिरछा मुस्कुराया और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए मन में कहा, स्मार्ट गर्ल। वसुंधरा ने अब्रम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे की शादी हो गई। बिना किसी साज सजावट और रस्मों के, पर अब कम से कम तुम्हारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो मैं रख सकती हूँ। अब्रम उसे बीच में इंटरेस्ट न करते हुए चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा था और जैसे ही वसुंधरा अपनी बात कहकर चुप हुई, अब्रम ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मोम। वसुंधरा बोली, अरे जरूरत कैसे नहीं है, तूने शादी कर ली। ये न्यूज मीडिया में आग की तरह फैल गई है। अब ये न्यूज तूने खुद उन्हें दी है या किसी और ने फैलाई, ये सब मैं नहीं जानती, पर लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा खानदान बिजनेस की दुनिया में जिसका इतना बड़ा नाम हो, उसकी शादी ऐसे ही हो गई। मैं लोगों को चौहान ग्रुप के बारे में बात करने का मौका नहीं देना चाहती। अब्रम, हमारी आन बान शान सब मिट्टी में मिल जाएगी अगर हमने कोई ग्रैंड पार्टी नहीं दी और खुद इस शादी के बारे में सबको नहीं बताया। तो क्या तुम चाहते लोगों को एक और गॉसिप करने का मौका मिल जाए? अब्रम कुछ पल वसुंधरा की बातों के बारे में सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, ओके मोम, जैसा आपको ठीक लगे आप करें। वो उठकर जाने लगा तो वसुंधरा उसे रोकते हुए फिर बोली, ऑफिस जा रहे हो तो जल्दी घर आ जाना क्योंकि पार्टी आज शाम को ही है। अब्रम ने पलकते हुए कहा, नहीं मॉम, आज नहीं, आप पार्टी किसी और दिन रख ले। वसुंधरा अब्रम के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ओके, मैं पार्टी 2 दिन बाद की रखूंगी, पर तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। अब्रम ने सिर हिलाया और जाने लगा, पर तभी वो रुक गया। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो चुपचाप खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो उसे एक नजर देखकर तिरछा मुस्कुरा कर चला गया। नियति की नजरें भी उस ओर उठी और वो अब्रम को जाते हुए देखकर मन में बोली, जानवर कहीं के, हर बार इन्हें गुस्सा मुझ पर ही करना होता है। इतनी जोर से पकड़ा था, अभी तक मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। वसुंधरा नियति की तरफ मुड़ी और उसके पास जाते हुए बोली, नियति बेटा, ब्रेकफास्ट के बाद तैयार हो जाना, मैं तुम्हें आज अपने साथ कहीं लेकर जाऊंगी। नियति मासूमियत से बोली, कहाँ? वसुंधरा फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नियति ने धीरे से सिर हिला दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने ब्रेकफास्ट के बाद टेबल साफ की और अपने रूम में चली गई। वो सुबह देर से उठी थी, इसलिए नियति ने जल्दबाजी में अपने गीले बालों का जूड़ा बना लिया था और किचन में काम करने चली गई थी। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को खोलकर उन्हें सुखाने लगी। उसी टाइम अब्रम भी क्लोजेस्ट रूम से ड्रेसअप होकर बाहर आया। उसने अपने कफ के बटन लगाते हुए ब्लूट पर करने टाइगर से कहा, टाइगर कुछ भी करो, मुझे वो आदमी ला कर दो।
मुझे वो आदमी चाहिए, जो करना पड़े करो, पर उसे मुझे ला कर दो। उसकी आवाज सुनकर नियति चौंक गई। उसे यही लग रहा था अब्रम जा चुका है, पर उसकी आवाज ने नियति को डरा दिया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, तो उसके अचानक पलटने से उसके बालों से निकली पानी की कुछ बूंदें अब्रम के चेहरे पर पड़ी। अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हाथ से चेहरा साफ करते हुए उसने भी नियति की तरफ देखा। कुछ सेकंड पहले जो उसे गुस्सा आ रहा था वो नियति को देखते ही कहीं गायब हो गया। नियति का चेहरा गीले बिखरे बालों में और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके बालों की कुछ लटें उसके गाल पर आ गई, उसके चेहरे में ही कहीं खो गया था। वही नियति की सांसें अब्रम को देखते ही तेज हो गई थी। नियति उसे देखते हुए घबराकर मन में बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था अब तक ये चले गए होंगे, पर ये तो यही है। अब कहीं ये फिर से मुझे दर्द ना दे। प्लीज भगवान जी, इस जानवर के दिल में थोड़ी तो रहम की भावना भर दो। अब्रम को अपने पास आते देखकर नियति डर से पीछे हटने लगी और पीछे हटते हटते वो दीवार से टकरा गई। अब्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उससे नजरें फेर कर नियति जाने लगी तो अब्रम ने अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया। नियति दूसरी तरफ से जाने लगी तो अब्रम ने दूसरी तरफ से भी अपना हाथ दीवार पर रख दिया। उसके घेरे में कैद होकर नियति ने जैसे ही सिर उठाकर अब्रम की आंखों में देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। नियति की आंखों में अपना डर देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराया और धीरे से अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसके बालों की लट को उसके चेहरे पर से हटाने लगा। अब्रम की छुअन को महसूस कर नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब्रम अपनी एक उंगली उसके गाल पर से फिराते हुए उसके होठों के नीचे काले तिल के पास ले आया और तिल के आसपास शकल बनाने लगा। नियति उसकी इस हरकत से अंदर ही अंदर और डर रही थी। उसने डरते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान, ये जानवर क्या पागल हो गया है। नियति ने डर से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आंखों को भींच लिया। तभी उसे अब्रम की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। अगले ही पल होने वाले मोमेंट को याद कर उसका शरीर कांपने लगा। अब्रम ने उसकी चीन को पकड़ के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर किया और अपनी पलकों को झुकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली।